हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एलएलबी पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे कि जी कोई रजिस्ट्री हो गई है और उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से ग्राउंड है जिनके आधार पर एक रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों सेल डीड क्या होती है और प्रैक्टिकली सेल डीड को कराने का प्रोसीजर क्या होता है और वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कैसे रजिस्टर्ड कराई जाती है और उसके रजिस्ट्रेशन कराते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती हैं, इन सब के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि सेल डीड होती क्या है और एक सेल डीड को प्रैक्टिकली उसको कराने का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आपको बता दें यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत 100 रुपये से ज़्यादा है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और वो रजिस्ट्रेशन सब रजिस्टर्ड ऑफिस से होता है। और अगर हम ऐसी बात करें तो सेल डीड जो सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कराई जाती है उसको सिंपल भाषा में रजिस्ट्री बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि आप किसी रजिस्ट्री को चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से ग्राउंड है कि आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले जो कॉमन लिए जाने वाला ग्राउंड है वो फ्रॉड होता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति अपने टाइटल से ज़्यादा टाइटल की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम करा देता है और रजिस्ट्री में एक सेलर होता है, एक बायर होता है और 2 विटनेस होते हैं, तो ऐसे में जब जो सेलर है वो अपने हिस्से से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बायर के नाम करा देता है तो उसको फ्रॉड के ग्राउंड पर चैलेंज किया जाता है। दोस्तों अब ऐसा कहोगे कि कोई व्यक्ति अपने टाइटल से ज़्यादा टाइटल कैसे सेल आउट कर सकता है। दोस्तों जमाबंदी जो होती है वो एक समय के बाद या एक इंटरवल के बाद बनाई जाती है और उस रिकॉर्ड को पहली जमाबंदी से दूसरी जमाबंदी में कैरी आउट करना पड़ता है। और मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के नाम 2 एकड़ जमीन है और रिकॉर्ड तैयार करते समय उसके नाम पर 2.5 एकड़ जमीन रजिस्ट्री के अंदर चढ़ जाती, जमाबंदी अंदर चढ़ जाती है, तो दोस्तों वो कई बार 2.5 एकड़ जमीन बेच देता है। और जब परचेजर को पता चलता है कि उस व्यक्ति फला व्यक्ति के नाम तो 2 एकड़ जमीन है तो उस चैलेंज पर वो उस रजिस्ट्री को चैलेंज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन बेच देता है और परचेजर किसी कारण से उसका म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं करवाता है और बेचने के वाले के नाम वो 2 एकड़ प्रॉपर्टी रह जाती है और वो फर्दर उस प्रॉपर्टी को 2 एकड़ को दोबारा सेल आउट कर देता है। और जब परचेजर को इस बात का पता चलता है कि उस व्यक्ति के नाम तो सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी और उसने जो रजिस्ट्री उसको बेची है फर्दर उसको दोबारा सेल आउट कर दिया, तो दोस्तों सब्सिक्वेंट जो रजिस्ट्री होगी तो दूसरी रजिस्ट्री है उसको फ्रॉड के आधार पर चैलेंज किया जा सकता है और वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो आधार होता है वो कंसिडरेशन। दोस्तों जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन आया है उसी प्रकार सरकार ने भी नियम बदल दिए हैं और अब एक प्रॉपर्टी को खरीदते समय सेल डीड जो होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करना होता है, वो बजरिए चेक आदि से होती है और सेल डीड लिखवाते समय उस चेक अमाउंट का उसमें जिक्र करना होता है। और कई बार जब वो व्यक्ति उसके बाद उस चेक को अपने अकाउंट में कहीं इनकैशमेंट के लिए लगाता है तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है और इससे पहले रजिस्ट्री हो जाती है या सेल डीड हो जाती है, तो जब वो चेक बाउंस हो जाता है तब उसको कंसिडरेशन पूरी नहीं मिलती और वो एक आधार है उस रजिस्ट्री को सेल डीड को चैलेंज करने का। इसके अलावा दोस्तों जब भी आपको रजिस्ट्री देखते हो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि वो रजिस्ट्री जो सेलर है वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी दबाव के किसी व्यक्ति के नाम बेच रहा है। लेकिन कई बार परचेजर जो है उस मान लीजिए उस प्रॉपर्टी को किसी सेलर के रिश्तेदार के साथ उस पर दबाव बना के या कई बार वो गन पॉइंट पे या किसी अन्य कारण से उसको उसके दबाव में करा लेते हैं और वो व्यक्ति उस प्रेशर के ऊपर या वो उसमें अब उसकी फ्री विल नहीं थी उस ग्राउंड पर उस रजिस्ट्री को चैलेंज कर सकता है। तो दोस्तों ये तो थे वो ग्राउंड जिसके आधार पर एक सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि किसी सेल डीड को कैंसिल कराने की लिमिटेशन कितनी होती है। दोस्तों जब भी कोई सेल डीड सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है वो पूरी दुनिया का नोटिस पीरियड होता है और लिमिटेशन एक्ट के अनुसार किसी डॉक्यूमेंट को चैलेंज करने की जो समय सीमा है वो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 3 साल होती है और जिस दिन रजिस्ट्री होती है वो पीरियड वहाँ से काउंट होगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि जो नॉलेज होती है जब बायर को ये पता चल जाता है और उसकी नॉलेज में ये बात आती है कि वो रजिस्ट्री जो है वो फ्रॉड से हुई है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक ही प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्री करा देते हैं और जो पहले रजिस्ट्री थी उसने अंतकाल नहीं कराया, दूसरा व्यक्ति उस चीज़ का म्यूटेशन कर लेता है और जब फर्स्ट बायर जो है उसको ये पता चलता है
कि फलां व्यक्ति ने उसी प्रॉपर्टी को उस डेट को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो उस व्यक्ति के लिए वो डेट ऑफ नॉलेज मानी जाएगी और उसका लिमिटेशन पीरियड जब उसकी नॉलेज में बात आई उससे 3 साल के लिए काउंट होगा। तो दोस्तों आज वीडियो में हमने बात की कि सेल डीड को कैंसिल करवाने के क्या क्या आधार हैं और कोर्ट के अंदर उसे यदि उसको चैलेंज किया जाता है तो उसका सामान्यतः लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। दोस्तों आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सेल डीड को कैंसिल कराने के कौन कौन से आधार हैं और उसका लिमिटेशन पीरियड कैसे काउंट किया जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।